साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे मैथ के 72वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 9 फरवरी को 5:15 से 6:15 के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 1200 रुपए में खरीदी, उसकी मरम्मत पर 1800 रुपए खर्च कर दिए और 2400 रुपए में उसने बेच दिया। ठीक है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहां मैंने आप लोगों को बताया था किसी सामान को खरीदने से लेकर के बेचने तक जितने भी पैसे खर्च किए जाते हैं वो सबके सब क्रय मूल्य में जुड़ते हैं। मतलब यहां पर जो उसका सीपी है जो उसका क्रय मूल्य है 1200 रुपए में तो उसने खरीदा है, 1800 रुपए को उसने मरम्मत करा दी, मतलब मामला कितने का है 3000 का। और एसपी जो है, एसपी उसका कितना है 24, मतलब यहां पर उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। और हानि कितने की हो रही है, हानि हो रही है 600 की। अब प्रतिशत अगर निकालना है, हानि प्रतिशत आपको निकालना तो किस पर निकलेगा, क्रय मूल्य पर। मतलब 600 बटे क्रय मूल्य कितना है 3000 और गुणे कितना हो जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 20। मतलब आपका जो उत्तर है वो कितना है 20%। प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही बेसिक सा सवाल, ठीक है, जिसे ये उम्मीद की जाती है कि हर बच्चा देखते साथ ही लगा देगा। ठीक, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या 8, 24 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो। पहली बात हो रही है छोटी से छोटी संख्या की, मतलब मामला किसका है, एलसीएम का। किसका एलसीएम, तो 8, 24 और 30 का। यहां मैंने एलसीएम में आप लोगों को बताया था कि इसको बेसिक डंडा खींच करके लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपका फोकस होना चाहिए हमेशा सबसे बड़ी संख्या पर। क्यों, क्योंकि एलसीएम वह होता है जिसमें सारी संख्याएं शामिल होती है। अब यहां पर क्या है 30 है, सबसे बड़ी संख्या 30 है। 30 में 0 लगा हुआ है, मतलब एक चीज तो पक्की है कि 2 गुणे 5 है। 0 हटा देंगे बचेगा 3, मतलब 3 है। अब देखिए 8 चाहिए, 24 चाहिए, ठीक है। 8 24 के अंदर शामिल है, इसलिए हम 8 को भूल जाते हैं, 24 को ध्यान रखने। 2 तिहाई 6 आपके पास है, 4 और चाहिए। 24 को मैंने क्यों लिया, 8 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि 8 24 के अंदर शामिल है। 8 या 24, देखिए ये पूरा मामला कितने का है 30 का, और ये कितने का है 4 का। मतलब आपका उत्तर हो जाएगा 120, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, एक परीक्षा में 20 छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 60% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। जिस किसी भी व्यक्ति ने संघ और सर्वनिष्ठ पढ़ा होगा वो ये सवाल बहुत आसानी से कर सकता है। बेसिकली अगर इस तरह के सवालों को देखा जाए, दो तरीके से डील किया जाता है। एक तो होता है संघ और सर्वनिष्ठ वाला मामला, और एक होता है वेन डायग्राम वाला मामला। अभी मैं संघ और सर्वनिष्ठ वाला, चूंकि इस तरह के सवाल को डील करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन संघ और सर्वनिष्ठ वाला है। अब देखिए ए संघ बी बराबर होता है ए प्लस बी माइनस ए सर्वनिष्ठ। ठीक है, देखिए अब यहां पर चूंकि सभी में फेल है, ठीक है, 20% अंग्रेजी में फेल हो गए, 60% गणित में फेल हो गए, 15 दोनों में फेल हो गए। 60 माइनस 15 मतलब आपका उत्तर कितना है 45%। ये क्या है फेल। तो जो पास है, पास पूछा है 100 माइनस 45, मतलब उत्तर हो जाएगा 55%, दिया हुआ 80 में से 15 घटेगा तो 65 आएगा। गड़बड़ हो गई, देखिए 65% क्या है फेल है। तो पास कितने हो जाएंगे 100% माइनस 65%, मतलब उत्तर हो जाएगा, ठीक है, दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे बोला केवल लड़के और लड़कियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से आधी है। ये है हमारे बॉयज, ये है हमारे गर्ल्स। अभी मैं बात कर रहा हूं संख्या की, ठीक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की आधी है, तो इसको 1 और 1/2 न लेकर के मैं इसको ले लेता हूं 2 और इसको ले लेता हूं 1। अंक, औसत अंक, औसत अंक कितने हैं, लड़कियों के औसत अंक लड़कों के औसत अंक से 2 गुने हैं, मतलब ये 1 है तो ये कितना, लग गया समझ।
अब आपसे पूछ रहा कक्षा के औसत अंक 1 है तो लड़कों के औसत अंक। देखिए हमारा फोकस किस पर रहता है, रेशियो तो ये बन ही नहीं सकता, रेशियो ही ऑलरेडी बना हुआ। देखिए इसमें सबसे कम अंक कौन सा है, 1, 1 को ही हम बेस मान लेते हैं। ये कितना ज्यादा है, 1, और कितने लोगों का, 1 का, और ये बटेगा कितने लोगों में, मतलब 1 + 1/3, मतलब ये कितना हो गया, 4/। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 56, मतलब 4/3 बराबर कितना है, 56। इससे काटेंगे 14, तो 1 बराबर हो जाएगा 14 × 3, मतलब उत्तर हो जाएगा 42। लड़कों का पूछेगा तो 42, अगर लड़कियों का पूछा होता तो 2 × 42, मतलब उत्तर कितना हो जाता, 84। समझिए सवाल को लगाने का तरीका वही है, केवल यह है कि उसने भिन्न में, रेशियो में दे दिया है, आपका डाटा भिन्न में आ रहा, बस जो आ रहा है उसको जो दिया गया है उसके इक्वल कर दीजिए, 1 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC, कोण ACD बराबर 95 डिग्री है, जहां रेखा BC को बढ़ाने पर D एक बाह्य बिंदु है, तो कोण BAC। पता नहीं क्यों ज्योमेट्री का सवाल इसमें आया हुआ है, ज्योमेट्री आपके इसका हिस्सा नहीं है GD का, और एक भी सवाल अभी तक मिला भी नहीं। देखिए त्रिभुज में 2-3 बातें पहले आप लोग समझ लीजिए। पहली बात तो ये होती है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का ये 180 डिग्री। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी एक रेखा पर बने हुए बाह्य कोण और अंतःकोणों का योग भी हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए ये भुजा है, ऐसी एक कोई त्रिभुज है, ऐसा कोई त्रिभुज बना हुआ है, तो इस कोण का और इस कोण का जो माप है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कोण कितने का होता है, 180। अब देखिए इस पर्टिकुलर सवाल में क्या बोल रहा है, देखिए ये इसने बना दिया, ये है A, ये है B और ये है C। भुजा BC को इसने कहां तक बढ़ा दिया। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि AB और AC क्या है, बराबर है। यहां ध्यान रखिएगा सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा बराबर। ठीक है, सम्मुख कोणों की सम्मुख भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है वो इस कोण के क्या होगा, बराबर। पहली बात तो आपको जानकारी ये दे दी गई। दूसरी बात, रेखा BC को बढ़ाने पर D एक बाह्य बिंदु है, कोण ACD इसकी वैल्यू कितनी है, 95, और इन दोनों को मिलाकर के कितना होना चाहिए था, 80। तो अगर ये 95 है, इसका मतलब ये है कि ये कितना है, 85 डिग्री, और अगर ये 85 डिग्री है, ये वाला भी कितना होना चाहिए, 85 डिग्री। और अगर ये दोनों 85-85 मिल करके, चूंकि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होना कितना चाहिए, 180 डिग्री, जिसमें से इसकी वैल्यू 85 है, इसकी वैल्यू भी 85 है, तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 170, मतलब उत्तर हो जाएगा 10 डिग्री, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 डिग्री, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर। ठीक है, बढ़िया सवाल कहा जाएगा। वैसे ज्योमेट्री आपके इसमें है नहीं, ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल का ये बहुत बेसिक सा पार्ट है। ठीक है, बस इसमें 2 बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1, सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, पहली बात। त्रिभुज की तीनों अंतःकोणों का योग हमेशा 100 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, दूसरी बात। तीसरी बात, किसी भी बिंदु पर बने हुए अंतःकोण और बहिष्कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल। नियत तिथि से पहले बिजली के बिल का भुगतान किया जाता है तो बिल की राशि पर 5% की छूट मिलती है। एक व्यक्ति को 350, देखिए 5% की छूट और 350 रुपए की छूट, देखिए दोनों ही चीजें एक है। तो बिजली के बिल की राशि क्या है, मतलब सवाल में जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि 5% की वैल्यू 350 रुपए, बिल की राशि को हम हमेशा कितना मानते हैं, 100%। अब चाहे तो आप इसका 20 का गुणा करके कर लीजिए, और चाहे तो 350/5 × 100 करके कर लीजिए। 35 दूनी 70, 1 0 इसका, 1 0 इसका, उत्तर हो जाएगा 7000 रुपए, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अक्षरा ने एक वस्तु 25,000 रुपए में बेची, विक्रय मूल्य पर 15% की छूट। अब ध्यान दीजिएगा, छूट हमेशा क्रय मूल्य पर मिलती है, लेकिन सवाल में विक्रय मूल्य बोला, तो आप एक काम कीजिए ना, विक्रय मूल्य को ही अंकित मूल्य मान लीजिए, मतलब यहां पर छूट हमें विक्रय मूल्य पर मिल रही है। ठीक है, कितने की छूट मिल रही है, 15 की।
तो उसे 10% का लाभ होता, मतलब 15 की छूट और 10 का लाभ। ठीक है, छूट किस पर मिल रही है? विक्रय मूल्य पर। 15 की छूट मिली मतलब मामला है 85% का। 85% ऑफ एसपी, 10 का लाभ हुआ मतलब 110% ऑफ सी। मतलब आप ये कह सकते हो कि एसपी इज टू सीपी बराबर हो जाएगा 110 अनुपात 85। 5 से काट देंगे 17 और ये 22 बन। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है? विक्रय मूल्य 25,000 रुपए दिया हुआ है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू उसने 25,000 रुपए। ठीक है, काट लीजिए, ये 11, 12,500, मतलब एक बराबर हो जाएगा 12,500 बटे 11। तो 17 बराबर कितना हो जाएगा? 17 गुणे 12,500 बटे, ठीक है, 11 एकम 11, एक बचेगा 15, 11 एकम 11, 4 बचेगा, 11 तिहाई 33, 7 बचेगा, 11 छक्के 66, 4 बचेगा, 11 तिहाई 33, यहीं तक लगाते हैं। 17 तिया 51, 1 हासिल आई 5, 17 छक्का 102 और 5 107, हासिल आई 10, 17 तिया 51 और 10 61 की 1 हासिल आई 6, 17 एकम 17 और 6 23 की 3 हासिल आई 2, 17 एकम 17 और 2 19, 19,317.1 रुपए। इसके नजदीक में कौन सा है? हल करेंगे पूरा तो यही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इसके आगे क्यों जाए? क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो इतनी नजदीक नहीं। देखिए 20,000, 18,000, 19,000, 25,000, क्या आवश्यकता है हमें पूरा सवाल हल लगाने की? ठीक है, जो वैल्यू हमने निकाली है उसके नियर अबाउट में जो भी मान होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ए, बी और सी एक ही समय एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर 240 सेकंड में, बी 300 सेकंड में, सी 160 सेकंड में पूरा करता है। कितने समय बाद वो फिर से शुरुआती बिंदु पर मिले? ठीक है, पूरा पूरा चक्कर लगा रहे हो 300 में 240, कुछ नहीं करना, केवल आपको एलसीएम ले लेना है। देखिए 240 चूंकि समय की बात है और समय ही पूछा जा रहा है, 240 ए का है, बी का कितना है? बी का है 300, और सी का कितना है? तो सी का कितना है? 160। आपको निकालना क्या है? इनका एलसीएम। ठीक, देखिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसका जीरो हटा लेते हैं। 24, 30 और अब ये सबसे बड़ी संख्या है तो 30 में जीरो लगा है तो 2 गुणे 5, 3 बच जाएगा। तो ये 24 और 16, 24 और 16, 24 बनाना है तो मुझे 8 चाहिए। ठीक है, 8 दूनी 16, ये बन गया। तो 5 दूनी 10 तिहाई 30, कितना हो गया? 240। एक जीरो और लगा दिया तो उत्तर कितना हो जाएगा? 2400। कितनी देर में मिलेंगे? 2400 सेकंड में। लेकिन उत्तर किस में दिया गया है? मिनट में। मिनट में दिया गया तो हम 60 का भाग मार देते हैं। 6 चौके 24, जीरो, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? 40। यही आपके साथ का जवाब है। क्योंकि यहाँ पर वृत्ताकार पथ की कोई लंबाई नहीं दी गई है। अगर लंबाई दी गई होती, चाल दी गई होती, फिर हम समय निकालते। समयों का एलसीएम निकालना है, सीधा सीधा समय दिया गया है, समय ही आपसे पूछा जा रहा है, आप एलसीएम निकाल दीजिए। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन, एक मूलधन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 441 रुपए हो जाएगा जब ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर हो। मूलधन क्या? देखिए मामला क्या दिया हुआ है? 2 वर्ष दिया हुआ है, 5%। 5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/20, मतलब पूरी कहानी है 20 से 2 साल का मामला है तो ये हो जाएगा। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 हो जाएगा, मतलब मिश्र धन दिया गया है, इसकी वैल्यू 441 है, मतलब ये तो पूरा पूरा कट ही जाएगा। मतलब आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 400 रुपए दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। बहुत ही शानदार डाटा दिया हुआ है। ये सवाल तो मुझे लगता है कि पढ़ते पढ़ते भी आप इसको टिक कर सकते हो, क्योंकि 5% का मतलब ये 20 से 21, और 21 का स्क्वायर दिया हुआ है, 20 का स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन, एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका आयतन ज्ञात। अर्धगोले का, तो पहली बात तो यह है कि जो अर्धगोला है, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ है वो कितना होता है? 2πr। ठीक है, अब देखिए 2 गुणे 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर है 2772। देखिए 11 से कटना चाहिए, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 5 11 पचे 11 दूनी 22, 11 पचे 55,
2 बचेगा, 11 दूनी 22। 2 से काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर 2 से काट दीजिए, 2 छक्के 12 और 2 तिहाई 6। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 63 गुणे ये वाला 7 भी उधर चला जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ 63 गुणे 7, या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ 7 गुणे 9 गुणे 7, मतलब 7 गुणे बराबर कितनी हो गई है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आयतन ज्ञात कीजिए। तो जो अर्धगोले का आयतन है बराबर कितना होगा, 2/3 पाई आर। अब जिन लोगों से बनता हो, देखिए 2 पाई आर स्क्वायर दिया ही है, वास्तव में पूरा मामला है क्या, एक आर जुड़ रहा है बटे 3 जुड़ रहा है, आर बटे 3 का गुणा हो रहा है, मतलब 2772 में आप 7 का गुणा मार दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। खैर लगा के दिखा देते हैं, 2/3 गुणे 22/7 गुणे 21 गुणे 21। देखिए 7 तिया 21, 3 से 3 कैंसिल, 22 दूनी 44 और गुणे 441, 4 एक कम 4, 4 एक 5 चौके 20, 4 4 8 चौके 32, 2 34, 4 चौके 16 और 3 19। उत्तर कितना हो जाएगा, 19,404 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1। अब 2772 में अगर आप 7 का गुणा मारते तो भी उत्तर यही आना था। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है ए एक काम को 15 दिनों में, बी उसी काम को 25 दिनों में, दोनों मिलकर के। टाइम एंड वर्क का बेसिक सा सवाल है। ए कितने दिनों में कर रहा है 15, बी कितने दिनों में कर रहा है 25, टाइम दिया हुआ है। इनका एलसीएम मतलब जो टोटल वर्क है 5 तिहाई 15 पचम 25, मतलब कितना हो जाएगा ये 75। इसकी इफिशियंसी 5, इसकी इफिशियंसी 3, दोनों मिल करके करेंगे तो इफिशियंसी 8। तो टाइम हो जाएगा 75/8, 8 नाम 72, मतलब 9 सही 3/8 दिन या 75/8 दिन। देखते हैं क्या दिया हुआ है, 75/8, मतलब उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, टाइम एंड वर्क का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। बात करते हैं अगले सवाल की। एक राशि के लिए एक निश्चित वार्षिक दर पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 832। ठीक है, उसी राशि पर उसी अवधि में उतनी ही ब्याज दर पर साधारण ब्याज दर 800 रुपए है। 3 वर्ष की अवधि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। बढ़िया सवाल, नो डाउट बढ़िया सवाल, सवाल बहुत इजी है। ठीक है, उत्तर इसका 32, 32 यानी 96 और 4, 8 चौके 32, 8 चौके 32 नहीं 4 8 32, 8%, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 24 1 25, 96 2 98, 98.5 तरह पहला नंबर। ठीक है, अब देखिए मैं आपको 2 बातें समझाना चाह रहा हूं। पहले 2 वर्ष में एसआई और सीआई की कहानी क्या रहती है, फिर 3 वर्ष में एसआई। 2 वर्ष की कहानी है, तो मैं एक काम करता हूं सफेद से ये कहानी, इसको हम बोलते हैं एसआई, इस पूरे हिस्से को हम बोलते हैं सीआई, और केवल इसको बोलते हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है सीआई माइनस। ये बात किसके लिए है, 2 साल के लिए। अगर यही चीज मैं 3 वर्ष की बात करूं, 3 वर्ष की जो कहानी है वो ये है। 3 वर्ष की 1 2 और 3, एक 2 और 3, और ये। ठीक है, यहां पर क्या कहानी है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एसआई। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम बोलते हैं सीआई। और केवल इस वाले हिस्से को मैं जिसकी बात कर रहा हूं, ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है सीआई माइनस। इसको आप अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लीजिए। ठीक है, एक बात तो ये फिगर आपके दिमाग में होना चाहिए। दूसरी एक बात, एसआई प्रत्येक वर्ष के लिए समान होता है, प्रत्येक वर्ष के लिए क्या होता है, समान रहता है। तो अब यहां पर आप देखिए, इसका आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। देखिए
सवाल ने आपको कहा कि 2 वर्ष का जो एसआई है वो कितना है 800 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा 800 बटे 2, मतलब कितना हो जाएगा 400। ये आपकी कहा। अब जब मैं 2 साल के मामले में जाऊंगा, मतलब ये है 400, ये है 400, ये तो आपका एसआई हो गया। लेकिन सीआई कितना है 32 रुपया, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 32 है, मतलब ये 32 यहां पर, ये 32 यहां पर है। तो दर जो है, दर कितनी आ गई 400 का ब्याज 32 है, मतलब 32 बटे 400 गुणे कितना हो गया 100, 2 0 2 0 कैंसिल, 4 8 32, मतलब दर कितनी है, दर कितनी है 8%। अब इसी फिगर को मैं 3 साल में ले लेता हूं। 3 साल के लिए अगर जैसे ही आप इसको बढ़ाओगे तो ये 400 और आ जाएगा, ये 32 3 बार आता है, तो ये 32, ये 32। अब दर कितनी है 8%, तो ये जो 32 का, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहां पर ये मामला चूक गया था, ये पूरा ब्याज है। ये है कहानी माइनस, ठीक है। अब आप देखिए इस 32 का कितने परसेंट 8%। तो आप अगर देखो 32 का 8% अगर आप निकालोगे, 32 गुणे 8 बटे 100, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24 और 1 25, और ये 2 10, मतलब ये कितना हो जाएगा 2.56। अब आपसे पूछ क्या रहा, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है। ये देखिए आप कितना हो जाएगा, ये 32 गुणे 3 प्लस 2.56, 32 से आई 96, 96 धन 2.56, मतलब 98, ठीक है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एक तरीका तो इस सवाल को लगाने का ये, ठीक है। चलिए अब एक तरीका और निकाल लेते हैं, लेकिन यहां पर एक तरीका और निकाल नहीं सकते, क्यों, अंतर वाला सवाल इसमें क्यों नहीं लगेगा। जो अभी तक अपन कर रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया हो तो आपको फॉर्मूले का यूज करना है, क्यों नहीं कर सकते। यहां पर हम इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पर ना तो मूलधन की वैल्यू दी गई है और ना ही किसकी वैल्यू दी गई है, ना ही मूलधन की वैल्यू दी गई है और ना ही वैल्यू दी गई है किसकी, ना ही वैल्यू दी गई है किसकी, दर की। दर भी आपको निकालनी है, और क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है आपको, मूलधन। मूलधन खैर नहीं निकालना है, अंतर निकाल, लेकिन दर के बगैर ये अंतर निकल नहीं सकता। ये फिगर आप दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरी एक बात तो ये बैठा लीजिए, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए समान होता है। तीसरी एक बात आप ये बैठा लीजिए, ये ब्याज है मूलधन का, ये वाला ब्याज है इसका, ये वाला ब्याज है इसका, मतलब जो भी ये दर, जैसे यहाँ 8% आया, जो भी इसका मामला होगा उसका 8% ये होगा, जो भी ये होगा उसका 8% ये होगा। ये तीनों हिस्से बराबर रहेंगे, ये तीनों हिस्से भी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, ठीक है। मतलब आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 98.56 रुपया, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल। संख्या ए संख्या ई के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती की बात कर रहा है, मतलब ए 1/e, ये है कहानी। तो अब ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बटे, देखो हमने कांस्टेंट वैल्यू ले ली। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी बोल रहा है, ये ए की वैल्यू बोल रहा है 50, ए की वैल्यू आपको निकालनी है। ई की वैल्यू कितनी बोल रहा है 22, मतलब के बराबर हो जाएगा 50 गुणे 22, 22 पंचे 110 और 1 0, कितना हो गया ये 1100, के की वैल्यू हो गई 1100, ठीक है। अब देखिए ए बराबर कितना है, ए बराबर होना चाहिए के बटे ई, ए बराबर होना चाहिए के बटे ई, और के की वैल्यू कितनी है 1100। देखिए ई बराबर क्या होगा के बटे ए, देखिए ए बराबर है के बटे ई, तो ई बराबर क्या हो जाएगा के बटे ए, ठीक है। ए बराबर, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। अब आप देखिए के की वैल्यू कितनी निकाल ली है आपने 1100, अगर मैं ई बराबर ये 11 ए देखूं तो ई बराबर क्या होना चाहिए, के की वैल्यू है 1100, ए की वैल्यू है 50, तो 22 आएगा, इसका मामला 22 तो दिया ही है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, मतलब ये दोनों तो गड़बड़ है। ये वाली वैल्यू ठीक है, ए बराबर के बटे ई,
ए बराबर और के की वैल्यू आप कितने निकाल चुके हो 1100, बस इसी इक्वेशन में आपने रख दिया के की वैल्यू को, आपका उत्तर आ गया। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक व्यक्ति ने 900 प्रत्येक की दर से 5 बैग चावल, 1000 प्रत्येक की दर से 7 बैग चावल, 1200 प्रत्येक की दर से 8 बैग चावल खरीदे। प्रत्येक बैग में 50 किलोग्राम चावल है, तो 1 केजी चावल का औसत मूल्य ज्ञात करें। सबसे पहला काम 50 केजी का निकाल लेते हैं, क्योंकि बैग दिए हुए हैं तो हम क्यों गुणा कर करके जबरदस्ती मामले को रायता फैलाएं। ठीक है, देखिए संख्या जो आपको दी गई है, संख्या कितनी कितनी दी गई है, जो बैगों की संख्या है कितनी कितनी दी गई है। पहला है 5 बैग, इसकी कीमत है कितनी, ठीक है, ये दर है। ठीक है, फिर है 1000 रुपए 7 बैग, 7 बैग इसकी कितनी है 1000 रुपया। फिर कितनी है 8 बैग, 8 बैग और इसका कितना है 1200, ये दिया। ठीक है, अब मैं एक बैग का निकाल लेता हूं। मैंने बताया था जब 3 डाटा आ जाए तो इसमें आप हमेशा बीच वाले को प्रेफर करिए, मतलब मैं जो औसत मानूंगा वो किसको मानूंगा 1000 को। मैंने 1000 को औसत मान लिया। अब देखिए धन, ये कितना कम है 100 कम है, 100 कम है तो ऋण 100 गुणे कितना 5 धन। ये कितना ज्यादा है 200 और कितनों का ज्यादा है 8 का। ये जो भी आएगा ये कितने में बटेगा 7 5 12, 12 और 8, ये है डाटा। अब देखिए 1600 और ये 500, मतलब 1000 प्लस 1600 माइनस 500 बटे कितना है, मतलब ये कितना हो जाएगा 1100 बटे 20, 0 से 0 कैंसिल, काट देंगे कितना आ जाएगा 55, मतलब कितना हो जाएगा 1000 प्लस 55, मतलब हो जाएगा 1055 रुपये। ये किसकी है एक बैग की, और एक बैग में कितने किलो है 50 किलो, मतलब 50 केजी बराबर कितना है 1055 रुपया। तो 1 केजी बराबर कितना हो जाएगा 1055 बटे 50, 0 से 0 ये दशमलव लग गया, 5 से काटेंगे इसको तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 दशमलव 5 एकम 5, उत्तर आ जाएगा 21.1 रुपया दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। थोड़ा सा अच्छा सवाल ये कहा जाएगा, क्योंकि पहली बात तो इसमें 3 डाटा दिए गए हैं, तो आपको बीच वाले डाटे को लेकर के आगे बढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात, एक बैग की कीमत तो आपने 1055 निकाल ली, लेकिन उसने सवाल में एक बैग की कीमत नहीं पूछी है, उसने पूछी है 1 किलोग्राम की कीमत। सवाल में एक हिंट उसने ये दे दिया है कि एक बैग में कितने किलो है 50 किलो है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। देखिए एक बेईमान दुकानदार 1 केजी के बजाय 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। 1 केजी दाल को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है, 10 केजी दाल बेचने पर उसका लाभ है। चाहे 10 केजी दाल बेचे चाहे 1 केजी दाल बेचे, बात वही। अब बेईमानी में मैंने आप लोगों को 3 बातें बताई थी। बात नंबर 1, प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य को 1000 रुपए प्रति किलोग्राम मानना है। ठीक है, बात नंबर 2, जितने में सामान बेचा गया वो होता है उसका विक्रय मूल्य, और जितना सामान दिया गया, भार में जितना सामान दिया गया वो होता है आपका क्रय मूल्य। अब सवाल में आपसे वो कह रहा है, वो ये बोल रहा उसके क्रय मूल्य पर बेचता है, तो क्रय मूल्य तो हमेशा 1000 रुपए है, मतलब इसका जो विक्रय मूल्य होगा वो विक्रय मूल्य कितना हो गया 1000 रुपया। ठीक है, अब देखिए 1 किलोग्राम के स्थान पर ये 900 ग्राम दे रहा है, तो जो क्रय मूल्य है वो वही होता है जितना सामान दिया जाए, तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया रुपया। तो जो लाभ हुआ वो कितना हो गया 100 रुपया। तो जो लाभ प्रतिशत है ये हमेशा किस पर निकलता है क्रय मूल्य पर, तो 100 बटे 900 गुणे 20 कैंसिल, उत्तर कितना आ जाएगा 100 बटे 9, भाग देंगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही 1 बटे 9%, यही आपके सवाल का जवाब होगा। अच्छा 11 से 1 बटे 9, 100 बटे 9 ही दिया हुआ है, यही आपके सवाल का जवाब। ठीक है, बेईमानी में केवल आपको 3 ही बातें याद रखनी है। पहला, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपए प्रति किलोग्राम, जितने में सामान बेचा गया वो विक्रय मूल्य है, जितने भार का सामान दिया गया वो क्रय मूल्य। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ियों में यात्रियों की औसत संख्या पिछले वर्ष के 1,35,408 से बढ़कर 1,41,050 हो गई, वृद्धि प्रतिशत क्या था। बहुत सिंपल सा सवाल है, देखिए कितनी थी 1,35,400,
बढ़ गई है, कितनी हो गई है? 1,41,050। तो ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी रेशियो। मैंने इसलिए नहीं निकाला, काटने में और ज्यादा दिक्कत आती है। कर ले क्या? चलो देख लेते हैं, जैसे लगाते थे वैसे ही लगा लेते। 1,35,408 से 1,41,050 हो गई। ठीक है, दो से तो दोनों ही कट जाएंगे। 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 0 7, 2 सत्ते 14, 0, 2 पंचे 10, 50। अब तो कटेगा नहीं। अब घटा लीजिए आप इन दोनों के बीच का अंतर। 5 में से 4 गया 1, 2, 0। 15 में से 7 चला गया 8। ठीक है, 69, 69 में से 67 चला गया 2। इतने की वृद्धि हुई है। ठीक है, मतलब 2,821 की वृद्धि हुई है 67,704 में, और प्रतिशत निकालना है इसलिए गुणे कितना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए ये लगभग लगभग 3,000 है और ये लगभग लगभग कितना है? 67,000 है। कितने गुना है लगभग लगभग? ये 3,000, 67,000, 3,000, 67,000, लगभग लगभग कितने गुना है ये? 24 गुना। कितने गुना है ये? 24 गुना। मतलब ये 24 गुना कम है। अब इसको अगर जोड़ना है मुझे, तो कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे? 3,000, 3,000, 2,300, 2,300, 2,296। मतलब यहाँ पर मुझे जोड़ना पड़ेगा 2,296। तो इसी का 24 कर दो, तो यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा? 24 नहीं है, 9 चौके 36, 9 दूनी 18 और 3 21, 9 9 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 3 21, 216, 13, 136, 136, 24, 24, 24, 136, 24 नहीं 72, 24 चौके 96, 24 पंचे 120, 24 छक्का 124, लगभग लगभग ये। अब देखिए मैंने ये किया क्यों? 2,821 को अगर 6 1 7 9 2 11 और 28 और 1 29, और ये कितना हो जाएगा? 70,000। और गुणे कितना है? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये कैंसिल। अब 7 चौक 28। ठीक है, एक बचेगा, 7 एक कम 7, 4 बचेगा, 7 सता 49, लगभग लगभग 4.17% उत्तर आ रहा है। उत्तर है ऑप्शन। देखिए यहाँ जो किया गया कैलकुलेशन में, इसको मैंने बार बार ये बताया है, मुझे ये वाला डाटा पूरा पूरा चाहिए। तो 67,000 के आगे कितना है? 70,000। 70,000 बनाने के लिए मुझे 2,296 चाहिए। ये लगभग लगभग कितना है? 3,000 के आसपास। 3,000 के आसपास। 3,000 में अगर मैं 24 का करता तो 3,000 से ज्यादा है, लगभग लगभग 24 गुना। मतलब जो भी यहाँ जोड़ेंगे उसका 24वां हिस्सा मुझे यहाँ जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने 2,296 जोड़ा, तो इसका 24वां हिस्सा यहाँ पे 96 हो जाएगा। और फिर मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया, उत्तर कितना आ गया? 4.17। आपको 4.16 दिया हुआ है। आप चाहो तो कैलकुलेशन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल। एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। शांत जल में उस व्यक्ति की चाल धारा की चाल। यहाँ मैंने आप लोगों को बताया था, अगर मान लीजिए a प्लस बी बराबर दिया हुआ है 10 और a माइनस बी बराबर दिया हुआ है 4। ठीक है, तो क्या होगा? इसको आप डायरेक्ट लगाइए, तो ये कितना है? a बराबर कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़कर 2 का भाग, और b बराबर कितना हो जाएगा? दोनों को घटाकर 2 का भाग। मतलब ये 14/2 ये हो जाएगा 7, और ये 6/2 ये हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। अब देखिए धारा और नाव में जो मामला रहता है, इसको मैं मिटा देता हूं, इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं। देखिए धारा की दिशा में जो चाल होती है, धारा की दिशा में चाल बोले या 1 घंटे में तय दूरी बोले, वो होती है x प्लस। ठीक ऐसे ही धारा के विपरीत चाल बोले या 1 घंटे में तय दूरी बोले, ये कितनी होती है? x माइनस वाई। ध्यान दीजिएगा यहां पर x है नाव की चाल, और जो y है ये है धारा की चाल।
ठीक है, अब यहाँ देखिए सवाल में बोल रहा है धारा के विपरीत दिशा में 8 और धारा की दिशा में 12, मतलब x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 12 और x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 8। अब आपसे पूछ रहा है चाल और धारा, नाव की चाल और धारा को, उस व्यक्ति की चाल और धारा की चाल, साथ जल में उस व्यक्ति की चाल नहीं है, उस नाव की चाल लिख लीजिए, नाव की चाल। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, मतलब 20/2, उत्तर कितना हो जाएगा 10, और y बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को घटा के 2 का भाग, मतलब 4/2, मतलब कितना हो जाएगा 2। धारा की चाल है 2, नाव की चाल है 10, उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, काफी लंबा चौड़ा लिखना पड़ गया, क्यों, क्योंकि मुझे ये बात आप लोगों को समझानी थी कि जब भी एक्स वाई की वैल्यू आए और युगपत समीकरण का मामला हो तो आप सवालों को डायरेक्ट लगाने की आदत डालिए, एक बार जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए और एक बार घटा करके 2 का भाग दे दीजिए, लग गया सवाल। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ए और बी एक कार्य को 42 दिनों में, बी और सी इसे 56 दिनों में, बी अकेला उस कार्य को 70 दिनों में, सी उस कार्य को, देखिए सवाल आपको कह रहा है ए और बी 42, बी और सी 56, बी अकेला 70, सी का आपसे पूछ रहा है। सवाल ये पूछा ही नहीं, किससे भाग जाएगा भाई, 7 छंग 42, 7 अठे 56, 7 दूनी 14, 14 तिरिक 42, 14 चौके 56, 14 पंचे 70, बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो वर्क है ये 14 से कट रहा है, बच रहा है 3, यहाँ बच रहा है 4, यहाँ बच रहा है 5। ठीक है, तो 14 पंचे 70, 4 त्याई 12, कितना हो गया ये 840। ठीक है, तो इसकी इफिशियंसी 42 काटना है तो यहाँ कितना बचेगा 20, 56 काटना है 14 चौके 56, यहाँ कितना बचेगा 15, 70 काटना है 14 पंचे 70, यहाँ कितना बचेगा 12। अब सवाल तो आपके सामने दिख रहा है, दोनों मिलके कर रहे हैं 15, बी अकेला कर रहा है 12, मतलब सी अकेला कितना करेगा 3। तो जब सी 3 करेगा और यहाँ पर कितना है 840 काम है, 3 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 28 त्याई 84, उत्तर हो जाएगा 280 दिन, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1। इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन, धारा के विपरीत दिशा में 140 किलोमीटर जाने के लिए एक नाविक को 12 घंटे लगते हैं, समान दूरी को धारा की दिशा में तय करने के लिए उसे केवल 9 घंटे लगते हैं, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहां पर आप देखिए दूरी दी गई है, समय दिया गया है, तो चाल ये विपरीत दिशा है, मतलब x माइनस वाई, दूरी कितनी है 144, समय कितना है 12, 12 बराबर 144, मतलब x माइनस वाई बराबर कितना है 12। ठीक है, दूसरा समान दूरी को धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब x प्लस वाई, अभी अभी मैंने बताया सवाल आपको, ये भी 144 है लेकिन यहाँ 9 घंटे लगते हैं, ये कितना हो गया 16, मतलब ये कितनी हो गई 16। तो अब x बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, मतलब 12 + 16/2, और y बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को घटा के 2 का भाग, ये हो जाएगा, मतलब ये हो गया 28/2, मतलब ये कितना आ जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा 4/2, मतलब ये कितना हो जाएगा 2, मतलब नाव की चाल है 14, धारा की चाल है 2। इसकी धारा की चाल आपसे पूछी जा रही है, धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। वैसे भी अगर सवाल ये होता तो आपको ये लगाने की आवश्यकता नहीं थी, पूरा सवाल हमने पढ़ा नहीं, धारा की चाल निकाल ली है, मतलब आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, नाव की चाल को x, धारा की चाल को y लेते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या करा है, ए स्क्वायर बी और 3ab का तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती बराबर कितना होता है भाई, तृतीय समानुपाती बराबर होता है बी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू पुट कर दीजिए वैल्यू, 3ab का होल स्क्वायर बटे कितना है ए स्क्वायर। अब क्या हो गया जी, 3 त्रिकाई, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, ए का स्क्वायर ए, बी का स्क्वायर बी, और बटे ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ये बी कैंसिल कर, ये हल हो जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा 9b, दिया गया है ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है। पेपर बहुत ही बढ़िया था,
इसको मैं मॉडरेट लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखूँ। कारण नाव और धारा के 2 सवाल है। इजी भी इसलिए था कि जिससे बन रहा होगा उसके लिए बल्ले बल्ले हो गई। ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन पूछा गया, एवरेज का भी एक बहुत बढ़िया सवाल आया, बल्कि 2 बढ़िया सवाल आए, एक औसत वाला 50 kg वाला और एक वो जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया गया था दोनों में, और लास्ट में वैल्यू दी गई थी। कुल मिलाकर के पेपर बढ़िया था और मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि आपको इसमें जो दिया गया डिस्कशन है, CISI का भी एक सवाल था जो थोड़ा सा लीक से हट के था। आपको आज का जो दिया गया डिस्कशन है वो बहुत बढ़िया लगा होगा। मेरा विचार कहाँ तक सही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए